वेलकम टू द CGPSC मंथन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आसियान और यूरोपियन यूनियन के बारे में। यह हमारे CGPSC मेंस पेपर 7 के अंतर्गत पार्ट 2 के जो है टॉपिक्स हैं। अन्य क्षेत्रीय संगठनों के अंतर्गत आसियान और यूरोपीय यूनियन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से जो है तैयार करना है। इनसे जो है छोटे प्रश्न आने की जो है ज़्यादा संभावनाएं हैं, जैसे आसियान क्या है, आसियान के में सम्मिलित देशों के जो है नाम बताइए, उनके मेंबर कंट्रीज़ के जो है आपको नाम बताने पूछ सकता है, तथा आसियान और भारत के रिलेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें देख लेते हैं आसियान। तो आसियान है क्या? आसियान का जो पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक जो है यह क्षेत्रीय संगठन है, जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिरता को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है स्थापित किया गया है। यह जो है राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिरता को जो है बढ़ाता है आसियान देशों के मध्य। आसियान का जो आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी तथा वन कम्युनिटी है। 8 अगस्त को जो है एक्चुअल में क्या है, 8 अगस्त 1967 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस वजह से जो है 8 अगस्त को जो है आसियान दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। आसियान का जो सचिवालय है इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता में है। तो इसके अंतर्गत अगर सम्मिलित देशों की अगर बात की जाए तो जिसमें जो शामिल है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया। अगर इन मेंबर्स को जो है याद करने की बात की जाए तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, BPLTVMIMCS। बी स्टैंड्स फॉर ब्रुनेई, पी स्टैंड्स फॉर फिलीपींस, एल स्टैंड्स फॉर लाओस, टी स्टैंड्स फॉर थाईलैंड, वी स्टैंड्स फॉर वियतनाम, एम स्टैंड्स फॉर म्यांमार, आई स्टैंड्स फॉर इंडोनेशिया, एम स्टैंड्स फॉर मलेशिया। याद रखिए एम और एम जो है दो बार है, तो पहले वाले का जो है म्यांमार, दूसरे वाले का मलेशिया। सी से जो है कंबोडिया तथा एस से जो है सिंगापुर। ये जो है आप कंट्रीज़ के जो है नाम याद रखें। ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर। इनको जो है नाम को जो है आप याद रखें, नाम जो है पूछा जा सकता है। अब इनके अगर उद्देश्यों की बात की जाए तो मेन ये इनका जो मुख्य उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मध्य जो है शांतिपूर्ण समुदाय के लिए जो है आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास, दोनों विकास आप याद रखें, तथा सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा सांस्कृतिक विकास, क्षेत्रीय शांति जो है और स्थिरता को जो है बढ़ावा देना। ये जो मेंबर्स कंट्रीज हैं जो भारत के पूर्व की ओर हैं, तो इनके मध्य जो है क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को जो है बढ़ावा देना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में जो है सामान्य हित के मामलों पर जो है सक्रिय सहयोग तथा पारस्परिक जो है सहायता को जो है बढ़ावा देना। कृषि और उद्योगों की जो है अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन, संचार सुविधाओं में जो है सुधार और लोगों के जो है जीवन स्तर को जो है सुधार लाने के लिए जो है प्रभावी ढंग से जो है सहयोग करना। मौजूदा जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के मध्य जो है घनिष्ठ तथा लाभप्रद जो है सहयोग को जो है बढ़ावा देना। स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता तथा सभी देशों के जो राष्ट्रीय पहचान के लिए जो है पारस्परिक जो है सम्मान को जो है बढ़ावा देना। बाहरी हस्तक्षेप को जो है रोकना, एक दूसरे के जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। हमने जो है इतने सारे जो है संगठनों के जो है के बारे में पढ़ा है, तो आप आसानी से उन उद्देश्यों को भी जो है लिख सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जो है विवादों का निपटारा, शक्ति उपयोग तथा उपयोग करने की जो है चेतावनी का जो है त्याग, आपस में जो है प्रभावी सहयोग को जो है बढ़ावा देना। तो इस तरह से आप इन उद्देश्यों को जो है आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर इनकी शक्तियों की तथा विशेषताओं की बात की जाए तो आसियान जो कंट्रीज़ हैं यह जो है दुनिया की जो है तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को जो है समाहित करता है। आधी से जो अधिक जनसंख्या है यहाँ, 30 वर्ष से जो है आयु की जो है कम आयु वर्ग है। तो युवा वर्ग जो है आसियान कंट्रीज़ में जो है आपको मिलेगा। दुनिया भर का जो है तीसरा जो है सबसे बड़ा बाजार है। यूरोपीय संघ तथा उत्तरी अमेरिका से भी जो है यह बड़ा बाजार है। एशिया की जो है तीसरी तथा विश्व की जो है छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अगर एक साथ अगर इनको मिला दिया जाए तो। वैश्विक स्तर पर जो है चौथा जो है सबसे लोकप्रिय जो है निवेश का जो है लक्ष्य ये टारगेट रहता है। आसियान का जो वैश्विक निर्यात में भी जो है हिस्सेदारी जो है बढ़ी हुई है। वर्ष 1967 के समय जो है जब इसका जो
संगठन जब अस्तित्व में आया तो 2% की तुलना में आज जो है 2016 में जो है वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी हो गई है 7%। क्षेत्रीय स्थिरता में भी जो है इसका योगदान है। आगे बात करें अगर भारत और आसियान के जो है संबंधों के बारे में, तो यह जो है 1992 में अगर हम बात करें तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है चलता था इंडिया का जो है फॉरेन पॉलिसी, लेकिन 2014 में जब से मोदी गवर्नमेंट आया है तब से उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले जो है देखने पूर्व की ओर देखो की नीति, अब पूर्व की ओर जो है करो नीति है। जो भी दिशा निर्देश तय किए गए हैं या फिर उनके मध्य जो भी पॉलिसीज तय किए गए हैं उन पर जो है अब काम करने का जो है सही वक्त आ गया है। तो 2014 से जो है हम जो नीति जो है फॉलो कर रहे हैं वह है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आर्थिक सहयोग के बारे में अगर बात की जाए तो भारत आसियान जो है भारत का चौथा बड़ा जो है व्यापारिक जो है भागीदार है। आसियान के साथ भारत के अनुमानित व्यापार का जो है लगभग जो है 10.6% है, ये व्यापार का जो है आंकड़ा है। भारत के जो है कुल निर्यात का जो है आसियान से लगभग जो है 11.28% जो है निर्यात होता है। भारत तथा आसियान देशों के निजी क्षेत्र में जो है प्रमुख उद्यमियों को जो है एक मंच पर लाने के लिए जो है 2003 में जो है आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो है स्थापना की गई थी। AIBC की जो है स्थापना 2003 में की गई थी। आगे इसमें देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग। तो आसियान के साथ जो है पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को जो है बढ़ावा देने के लिए भारत जो है बहुत तरह की जो है कार्यक्रम चला रहा है, जिसके अंतर्गत भारत में जो है आसियान छात्रों को जो है आमंत्रित करना, आसियान राजनयिकों के लिए जो है विशेष जो है प्रशिक्षण जो है पाठ्यक्रम जो है लाना, सांसदों का जो है आदान प्रदान तथा उनके मध्य विचारों का जो है आदान प्रदान। हाल ही में जो हमारे भारत के द्वारा इनके जो मेंबर्स को गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है बुलाया गया था विशिष्ट अतिथि के रूप में। राजनीतिक सुरक्षा सहयोग, भारत और आसियान को जो है अपने सभी क्षेत्रों में जो है सुरक्षा तथा विकास के लिए जो है इंडो पैसिफिक विजन को जो है केंद्र के रूप में रखता है। तो भारत और आसियान के बारे में आप ये बता सकते हैं। आगे अगर बात की जाए आसियान में ही, तो आसियान जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि जो इनका जो लोकेशन है वह जो है चाइना के जो है जस्ट साउथ में है। तो भारत जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है उस पे जो है वहाँ के जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, तो इन कंट्रीज़ के अंतर्गत जो आसियान के मेंबर हैं उनको जो है चीन से जो है इनको जो है संप्रभुता का जो है खतरा है। तो सामरिक संबंध जो है इनके साथ जो है भारत को जो है बनाए रखना जरूरी है। जो मोस्टली जो ट्रेड होता है, जो अधिकतर जो व्यापार है, तो भारत का जो 40% व्यापार है वह जो है साउथ चाइना सी से होता है। दक्षिणी चीन सागर से ही जो है भारत के जो है 40% जो है व्यापार होते हैं। तो अगर इन पर अगर चाइना जो है रोक लगा देता है तो इनसे जो होने वाला ट्रेड है वो जो है प्रभावित हो सकता है। भारत को जो है परिवहन शुल्क जो है ज़्यादा देना पड़ सकता है। इस वजह से जो है आसियान के साथ जो है सही संबंध जो है भारत के लिए रखना जरूरी है। आगे बात करते हैं यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ जो है 28 देशों का जो है एक आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता वाला जो है एक संगठन है। ये जो है 28 देश जो है संधि के द्वारा जो है जुड़े हुए हैं, जिससे कि जो है व्यापार जो है आसानी से हो सके तथा लोग जो है एक दूसरे के मध्य कोई जो है विवाद ना हो। तो इसी व्यापार समूह की वजह से जो है आगे चलकर 1993 में जो है यूरोपीय संघ का जन्म हुआ। और 2004 में जब यूरो करेंसी जो है लॉन्च किया गया, तब यह पूरी तरह से जो है राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हुआ। तो यूरोपीय जो संघ है वह जो है मास्ट्रिच संधि के द्वारा जो है बनाया गया है। 1 नवंबर 1993 को जो है यह संधि जो है लागू हुआ था, इसे आप याद रखें। आगे बात करें यूरोपीय यूनियन के जो है मुख्यालय की, इनसे जो छोटे प्रश्न संभावित हैं। तो यूरोपीय संघ क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर ब्रेक्जिट क्या है, आगे हम उन पर अभी चर्चा करेंगे। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ जो है इसका मुख्यालय है। सामूहिक रूप से जो है विश्व की जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर इन 28 देशों को अगर मिला दिया जाए तो भारत जो विश्व GDP में जो अगर इसकी हिस्सेदारी की बात की जाए तो वह जो है 22.8%। भारत में जो है भारत को जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इससे प्राप्त होता है। लगभग जो है 24% भाग जो है यूरोपीय संघ से प्राप्त होता है। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन जो है भारत का जो है सबसे बड़ा जो है व्यापार जो है साझेदार है। इस तरह से जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24% जो है व्यापार विदेशी निवेश तथा 13.4% जो है वैश्विक व्यापार जो है यूरोपीय यूनियन के साथ जो है भारत करता है।
आगे अगर बात की जाए यूरोपीय संघ का जो है भारत के लिए क्या महत्व है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत में जो है बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मेक इन इंडिया के तहत जो है पूंजी तथा तकनीक प्रबंधन जो है कौशल को जो है बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ जो है मदद कर सकता है। कई जो स्मार्ट सिटी जो जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत में चलाए जा रहे हैं, जिनकी तर्ज पर जो है बहुत सारे जो देश हैं जो भारत की मदद कर रहे हैं, जर्मनी जो है, नीदरलैंड, ये सहयोग प्रदान कर रहे हैं। गंगा नदी जो स्वच्छता कार्यक्रम में भी जो है इनका सहयोग रहा है। रक्षा तकनीक में जो है हम बहुत सारे रक्षा उपकरण हैं इन देशों के साथ जो है ले रहे हैं। फ्रांस हो गया, चाहे जर्मनी से बात की जाए, चाहे इटली से। गंगा नदी जो है स्वच्छता कार्यक्रम में जो है इनकी भूमिका रही है। बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो उनका जो है निर्माण जो है भारत के साथ जो है साझेदार रहा है। अत्याधुनिक अवसंरचना जो है विकास कार्यक्रम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जो जुड़े कार्यक्रम हैं उनमें जो है यूरोपीय संघ की जो है भूमिका रही है। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम में भी जो है यूरोपीय यूनियन जो है भारत को जो है मदद कर रहा है। अंतरिक्ष तथा महासागरीय शोध अनुसंधान में जो है भी मदद किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में भी जो है टेक्नोलॉजी में जो है सहायता दे सकता है भारत को यूरोपीय संघ। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं इनको जो है आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं ब्रेक्जिट क्या है, 2 मार्क्स में जो है पूछा जा सकता है। तो याद रखें यह जो है मुख्यतः जो है 2 शब्दों ब्रिटेन तथा एग्जिट से जो है मिलकर बना है, जिसका मेनली जो अर्थ होता है ब्रिटेन का जो है यूरोपीय संघ से जो है बाहर निकलना। हाल ही में जो है ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। ब्रिटेन की जनता ने जो है ब्रिटेन की जो है पहचान, आज़ादी तथा संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से जो है बाहर आने का जो है फैसला किया है। यही जो है ब्रेक्जिट है। जून 2016 में जो है ब्रेक्जिट के लिए जो है ब्रिटेन में जो है जनमत संग्रह कराया गया था। तो इसमें जो जिसके पक्ष में यह निर्णय आया कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से जो है बाहर आ जाएगा, इसके पक्ष में जो है निर्णय आया। लिस्बन ट्रीटी के जो अनुच्छेद 50 के तहत जो है यूरोपीय संघ जो है मौजूदा सदस्यों को जो है छोड़ने का जो है अधिकार देता है। यूरोपीय संघ के अंतर्गत जो है उनका जो है एक कानून है लिस्बन ट्रीटी, तो उसी के तहत जो है अनुच्छेद 50 से जो है कोई भी देश जो है इससे बाहर आ सकता है। आगे देखते हैं कि ब्रेक्जिट का जो पीछे का जो मुख्य कारण है, यूरोपीय संघ के जो है नियम जो है श्रम के मुक्त आवागमन की जो है अनुमति देते हैं, जिसके कारण जो है ब्रिटेन में जो है अप्रवासियों के प्रवाह में जो है तीव्र वृद्धि हुई। तो ब्रिटेन के अनुसार जो है इसके कारण ब्रिटेन में जो है बेरोजगारी की वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पास अप्रवासी जो है आ रहे हैं। ब्रिटेन के समर्थकों का ब्रेक्जिट के समर्थकों का यह भी मानना है कि जो यूरोपीय संघ का जो है सदस्य बने रहने से ब्रिटेन की जो है संप्रभुता जो है प्रभावित होती है। ब्रिटेन में जो है ऐसे नियमों का जो है कानून को जो है पालन करना पड़ता है जो ब्रिटिश संसद के बजाय जो है यूरोपीय संघ के द्वारा जो है उनके कार्यालय द्वारा जो है बनाए जाते हैं। उनके अनुसार यह संघ जो है किसी विशेष उद्देश्य को जो है पूरा नहीं करता है, तथा 2008 में जो है आर्थिक संकट के पश्चात इसकी जो है कमजोरियां जो है उजागर हो गई थी, क्योंकि यह जो है आर्थिक संकट को जो है उस तरह से भाप नहीं पाया। तो ये जो तर्क हैं सारे जो है ब्रिटेन के द्वारा जो है दिए जाते हैं ब्रेक्जिट होने के जो है प्रमुख कारणों में। अगर इसके प्रभाव की बात की जाए तो भारत पर जो है इसका क्या प्रभाव रहा है, तो दोनों इम्पैक्ट में हम बता सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव तथा नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव के रूप में हम ये बता सकते हैं कि दीर्घकाल में जो है ब्रेक्जिट होने के कारण जो है भारत ब्रिटेन के संबंधों में जो है मजबूती आएगी, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ के बाजारों तक अपनी पहुंच के जो है नुकसान की जो है क्षतिपूर्ति करना चाहेगा। भारत के एक निर्यातक देश होने की तुलना में आयातक देश होने के कारण यह समझौता भारत के लिए जो है सकारात्मक हो सकता है। ब्रेक्जिट जो है भारत तथा ब्रिटेन के बीच पारस्परिक व्यापारिक संबंधों को जो है बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि अब ब्रिटेन जो है भारत के साथ जो है द्विपक्षीय व्यापार जो है समझौते के लिए जो है अब स्वतंत्र होगा। ब्रिटेन जो है भारतीय कंपनियों के लिए जो है ढांचे को जो है सरल बनाकर विनिमय दर घटाकर अन्य वित्तीय सुविधाएं जो है प्रदान कर सकता है, यहाँ अपने जो है निवेश को जो है प्रोत्साहित कर सकता है। नकारात्मक प्रभाव की अगर बात की जाए तो विदेशी पूंजी निकालने तथा डॉलर निकालने की कीमत बढ़ने से जो है रुपए का जो है मूल्य गिर सकता है। अल्पावधि में जो है भारतीय शेयर बाजार में जो है तीव्र गिरावट जो है आ सकती है। देश के जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर जो है अल्पकाल में जो है नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ सकता है। यूरोपीय संघ में जो है प्रवेश लेने के लिए जो है ब्रिटेन सदैव भारत के लिए जो है प्रवेश द्वार रहा है, अतः ब्रेक्जिट के बाद जो है भारतीय कंपनियों के लिए जो अल्पकालिक जो है संकट जो है उत्पन्न कर सकता है। भारतीय आईटी कंपनियों को जो है अलग अलग कार्यालयों में जो है स्थापित करने तथा यूरोप
तथा ब्रिटेन के लिए जो है अलग अलग टीमें जो है नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे जो है आईटी कंपनियों पर जो है भारी वित्तीय बोझ जो है पड़ेगा। तो ये हाल में पड़ ही रहा है, एक दो कंपनियों का जो है हम देख भी सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये टॉपिक्स आता है तो इन्हें जो है अन्य क्षेत्रीय सहयोग संगठनों के अंतर्गत, वैसे छोटे प्रश्न ही संभावित हैं, तो इन्हें जो है आप अच्छे से तैयार करें। 125 शब्दों में जो भारत के रिलेशन है इनको जो है तैयार करें, तथा छोटे छोटे प्रश्न जो है जैसे ब्रेग्जिट क्या है, यूरोपीय संघ क्या है, सम्मिलित देशों के नाम बताइए, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा संभावित हैं, तो इन्हें आप तैयार करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है आप जरूर जुड़ें।